हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये कक्षा 10 का तीसरा मॉडल पेपर है। इसमें बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय की व्याख्या करूंगा और मॉडल पेपर नंबर 4 में दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र का वर्णन करूंगा। एक साथ पूरा मॉडल पेपर नहीं डाल रहा हूं क्योंकि पूरे की व्याख्या की जाती है, तो इसको 2 सेशन में डालूंगा। एक में बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दूसरे में दीर्घ और मानचित्र, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र। तो ये सेशन आपका कक्षा 10 का मॉडल पेपर 3 है। चलिए इसका पहला उत्तर आपको बता रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर करना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये इटली से था, या जर्मनी से, या फ्रांस से, या ब्रिटेन से। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध आपको बताना है, ये किस देश से थे, इनका संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो चलिए हम बताते हैं इसका उत्तर। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जर्मनी का इनको लौह पुरुष कहा जाता है, ऑटो वान बिस्मार्क को। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ये 1914 में लौटे, या 1915 में, या 1918 में, या 1919 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। बीच बीच में वो भारत वापस आते रहे, पर दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए कि वापस फिर उनको नहीं जाना पड़ा, वो भारत में ही रहने लगे। आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस जब आए और फिर यहीं रहने लगे, तो वो सन आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 ईस्वी में लौटे। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ये 27 राज्य हैं, या 28 राज्य हैं, या 29 राज्य हैं, या 18 राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में पहले 29 राज्य थे, पहले 29 राज्य थे, पर जम्मू और कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो एक राज्य कम हो गया, तो 29 से कम हो गया, तो यानी कि 28 राज्य हो गया। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और संघ शासित क्षेत्र को पूछा जाएगा तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं।
यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो ये एशिया महाद्वीप का बंटवारा कर लिया, या अफ्रीका महाद्वीप का, या अमेरिका महाद्वीप का, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का? यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दें भाई। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, या 1950 में, या 1948 में, या 1945 में? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो पहले तो भारत के मामले में समझ लें। भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। परंतु आपसे पूछा जा रहा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो ये घोषित हुआ था 1948 में। तो प्रश्न नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1882 में, या 1884 में, या 1885 में, या 1886 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। बम्बई में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी 1885 में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में, या गुजरात में, या राजस्थान, या बिहार में? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्नलिखित में से काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए भाई, काली मिट्टी पहले स्थान पर तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है पहले स्थान पर। उसके बाद में दूसरे स्थान पे गुजरात में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र आपकी ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? गुजरात। ये दूसरे स्थान पे गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र ऑप्शन में ना होने के कारण गुजरात पर आपका सही का उत्तर लगेगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सी रबी की फसल है?
इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल या मोटे अनाज या चना या कपास? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो देखिए भाई, हमारे यहाँ तीन फसल चक्र होती है, रबी, खरीफ, जायद। तो इसमें रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, मार्च में कटाई होती है। तो आप देख लें कौन सा अनाज इस बीच में बोया जाता है। तो इनमें से रबी की फसल कौन सी हो सकती है? तो ये फसल चना है भाई। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? प्रौद्योगिकी है या परिवहन है या सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी है या उपयुक्त सभी? तो देखिए, वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। वैश्वीकरण को संभव बनाने के वाले कारक प्रौद्योगिकी है, परिवहन है, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत है भाई, ये परंपरागत है। पेट्रोलियम ये भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत है भाई, गैर परंपरागत है, परंपरागत है। प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो आपका उत्तर क्या होगा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं या वितरण कहते हैं या विदेशी निवेश कहते हैं या व्यय कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। प्रश्न नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 का सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? पूंजी है या लाभ है या सेवाएं हैं या कर है? तो उत्पादन का साधन पूछा जा रहा आपसे, उत्पादन का साधन। तो उत्पादन का साधन क्या होगा? पूंजी होगी भाई। जब आपके पास पूंजी होगी तब आप उत्पादन करेंगे। उत्पादन होगा तो उससे लाभ प्राप्त होगा, उस पर कर लगेगा, उसको सेवा के लिए भेजा जाएगा। पर उत्पादन का साधन क्या है, कौन सा? तो उत्पादन का साधन पूंजी है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष या 20 वर्ष या 26 वर्ष या 18 वर्ष? तो भारत में मताधिकार की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है भाई। ये पहले
1988 के पहले मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 1988 में 18 वर्ष कर दी गई। तो अभी आपका प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो ये धर्म पर है, या संप्रदाय पर, या समुदाय पर, या सांप्रदायिकता पर? धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, तो ये मान्यता आधारित है सांप्रदायिकता पर। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, सांप्रदायिकता। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ये तांबा से है, या बॉक्साइट से है, या सोना से है, या लौह अयस्क से है? तो भाई हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, इसका उत्तर देने का प्रयास करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। जिनका भी नंबर तुम्हारे पास हैं, जिनकी भी जानकारी तुम्हें है, उनके पास इस सेशन को शेयर कर दें और उनसे बोल दें कि ये सब्सक्राइब कर लो। ये आपका कक्षा 10 का मॉडल पेपर पढ़ रहा है, इसको आप बार बार देखेंगे तो आपका पेपर अच्छा से होगा, 90+ रिजल्ट आ सकता है। अगर यह सारे 5 मॉडल पेपर मुझे देने हैं, पांचों अच्छी तरह से तैयार कर लिया। 2 मॉडल पेपर दे चुका हूँ, ये तीसरा मॉडल पेपर है जिसमें 2 भाग कर देंगे, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा सेशन हो जाता है, फिर आपको भी ऊब लगती है और हमें भी। तो चलिए पहला सेशन मॉडल पेपर 3 का पहला सेशन आपके पास आ रहा है। प्रश्न नंबर 15, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध भाई लौह अयस्क से है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, उसी में से हेमेटाइट लौह अयस्क है। हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क खनिज से है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये बांग्लादेश है, या श्रीलंका, या नेपाल, या पाकिस्तान? तो निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र, या चतुर्थ क्षेत्र? निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, या कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में
यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये लोकसभा में है या विधानसभा में है या मंत्रिमंडल में है या पंचायती राज संस्थाओं में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो भाई भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। यहाँ पंचायती राज संस्थाओं में औरतों को 30% का आरक्षण दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। कोरबा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए या कोयला के लिए या सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन में अग्रणी है, आपको ये बताना है। तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें। कोरबा प्रसिद्ध है भाई कोयला के लिए, कोयला। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? ये विकसित देश द्वारा शुरू किया गया या विकासशील देश द्वारा या अल्प विकसित देश द्वारा या निर्धन देशों द्वारा? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना भाई 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को ही किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शुरू किया गया था विकसित देशों द्वारा। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले खंड पे आ जाइए, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें भाई लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इस सेशन में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, उसका उत्तर बताएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र संबंधी प्रश्नों को अगले सेशन में आपको देंगे, उसका उत्तर अगले सेशन में आएगा। ये मॉडल पेपर 3 का पहला सेशन जा रहा, फिर मॉडल पेपर 3 का दूसरा सेशन, ऐसा करके हम आपके सामने भेजेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 80 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 80 शब्दों में दीजिए। तो उत्तर देने का चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उत्तर देने की व्याख्या करें, चेष्टा करें, उत्तर दें। प्रश्नों को पढ़कर उसके सही उत्तरों को ध्यान से सुनें, अपने आप से करने की कोशिश करें। तो चलिए, और प्रत्येक प्रश्न का 80 शब्दों से कम उत्तर नहीं देना है। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न है अथवा करके। तो अथवा का मतलब होता है ये प्रश्न करना है अथवा ये प्रश्न करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो ऐसे 4 प्रश्न होंगे, तो 4 दूनी 8 प्रश्न हो जाएंगे। तो उसमें से एक हिस्से तो ऐसा आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? इसका उत्तर देना है। अथवा रौलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? इस तरह का आपको उत्तर देना है। तो भाई चलिए, हम चाहे बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा अथवा रौलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया, हम दोनों की व्याख्या करते हैं। अब आपको जो याद हो जाए, जो समझ में आ जाए, वो दोनों में से एक करना है। तो पहले हम बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसका उत्तर देते हैं। ध्यान से सुनिए।
1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिक और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगीं। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। तो चलिए भाई, इस प्रश्न की व्याख्या ये हो गई। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चाहे ये कर लेना, चाहे अथवा करके इसको कर लेना है आपको। राउलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? तो चलिए अब इसका उत्तर हम आपको सुनाते हैं। बस आप इस सेशन को 2-3 बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 80 शब्द लिखने हैं, मैं कम से कम 100-120 शब्दों में सुना रहा हूँ। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर याद हो जाएंगे। आप है राउलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? तो चलिए भाई, हम इसका उत्तर आपको सुनाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनी सफलता से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित राउलेट एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के प्रबल विरोध के उपरांत भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत शीघ्रता के साथ इस कानून को पारित कर दिया। इस कानून के माध्यम से सरकार देश के आंदोलनकारियों की राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना चाहती थी। साथ ही इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान भी था कि किसी भी राजनीतिक कैदी को उस पर बिना मुकदमा चलाए ही 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। जब राउलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुआ तो देश के विभिन्न नगरों में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और रेलवे वर्कशॉप्स में काम करने वालों ने हड़ताल कर दी। इस व्यापक और जन आंदोलन से चिंतित और रेलवे, टेलीग्राफ आदि सुविधाओं के प्रभावित हो जाने की आशंका से सरकार भयभीत हो गई। फलस्वरूप अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों का दमन शुरू कर दिया।
पंजाब के अनुसार पंजाब के अमृतसर में अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में गांधी जी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई। 10 अप्रैल नहीं, 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 1919 को पुलिस द्वारा अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई। इससे आक्रोशित लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। परिणामतः सरकार ने मार्शल लॉ घोषित करके जनरल ओडायर को कमान सौंप दी। तो इस प्रकार राउलेट एक्ट की व्याख्या आप सुने। आपको कम से कम 100 शब्दों में सुनाया, 120 शब्दों में, आपको 80 शब्दों में उत्तर देना है। अब आप चाहे बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा अथवा राउलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया, दोनों में से कोई एक उत्तर करना है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजनैतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखिए। राजनैतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखिए। अथवा उत्तरदायी शासन क्या है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न हैं, इसमें से एक आपको करना है। जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको याद हो जाए, जो आपकी समझ में आ जाए, उस प्रश्न का आप उत्तर देना। तो चलिए भाई, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल कई प्रकार से असर डालते हैं। देखिए, पहला सुनिए। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अधिकतर दबाव समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। यद्यपि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालने का प्रयास करते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलन की राजनीतिक विचारधारा होती है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, कुछ कारणों से आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। यदाकदा दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। तो राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। तो इस प्रकार दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेकर राजनीतिक दल को सामने कर राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के ऊपर एवं नेताओं के ऊपर दबाव बनाकर अपने हित और अपने समूहों के हितों को
सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर समझिए। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते और राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और दबाव समूह अपना काम करवाना चाहते हैं। आप अगला देखें, अथवा करके उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं। तो उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं आपको बताना है। तो चलिए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं कि उत्तरदायी शासन क्या है, और इसकी हम आपको व्याख्या भी सुनाते हैं, सुनिए और इसको बराबर बार बार देखते रहिए। आप बार बार इसको देखेंगे तो आप मतलब अच्छे से पेपर करने में सफल हो जाएंगे। तो उत्तरदायी शासन क्या है ये आपको बताते हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में उपयुक्त कथन एकदम सही है, क्योंकि यह सबसे निचले वर्ग को भी सत्ता में भागीदारी देता है। यह जात, भाषा, धर्म तथा क्षेत्रों की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करता है, जिससे अधिसंख्य वर्ग और अल्पसंख्य वर्ग के बीच अंतर मिट जाता है। लोकतंत्र समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी देकर सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित कर पाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था शांत और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करती है। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सत्ता में समान भागीदारी देकर नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करती है। यही कारण है कि शासन व्यवस्था नागरिकों को शांत और सद्भाव का जीवन जीने का सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी शासन में जनता के प्रति शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर की व्याख्या किया, फिर अथवा उत्तरदायी शासन क्या है इसकी विशेषताएं बतलाई। 2 विशेषताएं। आप प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अब इसका हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। अथवा भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। तो इन दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। चलिए उस प्रश्न को आपको हम सामने रखते हैं, आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का भूदान आंदोलन, इसकी व्याख्या सुनिए। इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनकी सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी, को अपना आध्यात्मिक उत्तरदायी घोषित किया। भावे जी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः गांधी जी की हत्या के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की। जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली पहुंचकर वहां भाषण दे रहे थे, उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। भावे जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी समय
श्री रामचंद्र रेड्डी नामक धनवान किसान ने अपनी 80 एकड़ भूमि 80 भूमिहीन किसानों को देने की पेशकश की। इस प्रयास को भूदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विनोबा भावे जी ने कई यात्राएं की और कुछ बड़े जमींदारों ने उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने कई गांव भूमिहीनों में बांटने की पेशकश की, जिसे ग्रामदान के नाम से जाना जाता है। इस कार्य में कुछ ऐसे जमींदार भी सम्मिलित थे जिन्होंने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान में दे दिया था। भावे जी के द्वारा आरंभ किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए भाई, भूदान ग्रामदान आंदोलन के बारे में आपको बताया। अब अथवा है भारत में किस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, अब इसका हम आपको बताते हैं विस्तार से। इसका उत्तर हम आपको देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। आपको सारे प्रश्न आसान भाषा में सुनाएंगे। बस आप 2-3 बार आप सेशन देखेंगे, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। आपको जितना पेपर में लिखना है 80 शब्द बोला गया है, मैं हर प्रश्न का आपको 100-150 शब्द में सुना रहा हूँ। आप अच्छी तरह से 80 शब्द में व्यक्त कर लेंगे। तो भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं, तो चलिए भाई अब हम इसके बारे में इसका उत्तर देते हैं। भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु औद्योगिक और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। नंबर 1, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। भारत में कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। दूसरा हेडिंग डाल देंगे, मृदा अपरदन। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अतिचराई में, पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिससे भूमि खेती के योग्य नहीं रहती। फिर तीसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती करता है, जिससे कम उत्पादन होता है। अभी भी किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है। हेडिंग चौथी डालेंगे, खेतों का छोटा आकार। भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उसके खेतों का आकार छोटा है, जिससे खेत आर्थिक रूप से अलाभकारी होते हैं। 5वीं हेडिंग डाल देना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है। भूमिगत जल के भंडार में कमी आती जा रही है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो आपको इतना सुना दिया है, आपको 80 शब्द करना है, आपको 100-150 शब्द सुना दिया हूँ। तो भारत में कृषि की क्या समस्याएं हैं, इसका उत्तर मैंने आपको दिया। अब आप सेशन को बार बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, आपको सब याद हो जाएगा। चलिए इसमें है प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का
वर्णन करना है। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम इसके आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करते हैं। तो आर्थिक भारत में आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की खेती, तो ये आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख कारण है। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें प्राकृतिक या प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए बांस एवं सबाई घास के कागज का निर्माण। तीसरा कारण, तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए रेलवे, दूरसंचार, दुकानदार, वकील आदि। तो इस प्रकार भारत की आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया। इसको हम सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में भी बांट सकते हैं, पर आपको 80 शब्द लिखना है तो आपका 80 शब्द हो गया है। आप इतने में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अथवा करके अथवा है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। इसमें आयात तथा निर्यात शामिल है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के विकल्पों का विस्तार होता है जिनका घरेलू उत्पादन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। 2 बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होता है। आप 2 देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक हुआ। तो हम विश्व व्यापार संगठन से आपको अवगत कराएं। आप इसका 2 पार्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की व्याख्या और मानचित्र संबंधी प्रश्नों को कैसे भरा जाएगा, इसकी व्याख्या हम इसी मॉडल पेपर 3 के सेशन 2 में आपके सामने रखेंगे। क्योंकि पूरा मॉडल पेपर एक साथ रखने में बहुत टाइम लगता है, आप भी पढ़ने में ऊब जाते होंगे, तो हम इसको 2 भाग में 2 पार्ट में कर दिए हैं। बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय की व्याख्या हम कर चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधी प्रश्नों का उत्तर अगले सेशन में मॉडल पेपर 3 का सेशन नंबर 2 ऐसा करके हम आपके पास भेजेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।